हेलो बच्चों, वेलकम टू केडी सिंह नारायण पावर बाई आकाश इंस्टीट्यूट। आप सभी का स्वागत है। और CTS 7 का यहाँ पर डिस्कशन होने जा रहा है और फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस होने जा रहा है। तो जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी लोग। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है ए क्वाइल प्लेस्ड ऑन ए रोटेटिंग टर्न टेबल जस्ट स्लिप इट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन का ये क्वेश्चन है। ये टेस्ट जो है मॉडल है और इसमें मैकेनिक्स से सारे टॉपिक कवर हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि एक क्वाइल जो है क्वाइन को रखा गया है टर्न टेबल पर। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये टेबल है हमारा और ये रोटेट करेगा और इस पे यहाँ पर एक क्वाइन रखा है। मान लेते हैं ये हमारा क्वाइन है, ये रखा है और ये दूरी मान लेते हैं यहाँ से R दूरी है, ठीक ना। तो जब ये घूमेगा, टेबल घूमेगा तो ये भी घूमेगा। तो बताना है क्वेश्चन में कि अगर इसकी एंगुलर स्पीड को क्या कर दिया जाए, डबल कर दें, तो बताना है कि डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो आपको मालूम है यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वही सेंटीमीटर फोर्स देगा, F = mR ओमेगा स्क्वायर, है ना। अगर इसको ओमेगा से रोटेट कराया जाए तो ये फार्मूला होता है यहाँ पर। और ये जो फोर्स होगा, चूंकि ये रफ सरफेस पर रखा है तो F की वैल्यू म्यू, N की वैल्यू mg होगा। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लगेगा, वही फ्रिक्शन फोर्स जो है उसको सेंटीमीटर फोर्स के बराबर होगा, mR ओमेगा स्क्वायर। m से m कैंसिल हो जाएगा। अब R और ओमेगा में रिलेशन देखते हैं तो R = हो गया म्यू g बाई ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारी डिस्टेंस का फार्मूला आया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर ओमेगा का वैल्यू डबल कर देंगे तो ओमेगा डबल करेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा, यानी जो दूरी होगी 1/4 हो जाएगी। तो अगर रेडियस को हम लोग देखें, डिस्टेंस को देखें, म्यू वही रहेगा, जी वही रहेगा और ओमेगा की जगह 2 ओमेगा हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, म्यू जी अपान ओमेगा स्क्वायर है और R' बराबर म्यू जी अपान 2 ओमेगा स्क्वायर। मतलब ये वैल्यू जो होगी 1/4 टाइम्स ऑफ R हो जाएगी, ठीक है ना। R की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, डिस्टेंस है 8, तो डिस्टेंस की वैल्यू रख देंगे 1/4 × 8, तो आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखो डबल करने से 1/4 हो जाएगा। तो डिस्टेंस पहले 8 था, 8 का 1/4 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। A bullet of mass 1 kilogram is fired with a speed of 100 meter per second. The mass of gun being 50 kilogram. The velocity of recoil. जब गन से बुलेट फायर होता है तो गन आगे जाती है, गन जो है पीछे जाएगा क्योंकि बुलेट आगे जा रही। तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है। तो आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मालूम है, मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू होता है मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये जो गन की वेलोसिटी है इसी को रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन बोलते हैं। तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू हो गया मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपान मास ऑफ गन। सारी वैल्यू यहां पर रख दें। बुलेट का मास कितना दिया है 0.1 किलोग्राम और वेलोसिटी है 100। मास ऑफ गन क्वेश्चन में दिया है 50 किलोग्राम, तो ये हो गया 50 × 100 और ये वैल्यू आ जाएगा 0.2। तो राइट आंसर 4 होगा सेकेंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास ऑफ 2 किलोग्राम इज प्लेस्ड ओवर ए ब्लॉक ऑफ मास B ऑफ मास 8 किलोग्राम। द कॉम्बिनेशन इज प्लेस्ड ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन B एंड द फ्लोर। यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसका वैल्यू दिया है 0.5। बिटवीन A एंड B इज 0.4। यहाँ का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये हमें दिया है 0.4। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक B। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B। तो पहले तो हम लोग चेक करें कि क्या ये ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये जो लॉक है ये टूटना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं लिमिटिंग जो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन का वो कितना वैल्यू है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं म्यू × n और n यहाँ पर लेंगे मास ऑफ A
प्लस मास ऑफ बी। तो पहले फ्रिक्शन फोर्स देखें कितना लग रहा है। म्यू का वैल्यू यहाँ पर दिया है 0.5, मास दोनों का जुड़ जाएगा 2 + 8 10 हो गया, ठीक है। म्यू इंटू एन से यहाँ पर वैल्यू आ गया और जी लगाएंगे तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा म्यू एन, एन का वैल्यू एम जी के बराबर होगा। तो जी की वैल्यू 10 रखेंगे तो ये वैल्यू हमारा आ गया 50 न्यूटन। यानी यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम 50 न्यूटन लग रहा है। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू, जो अप्लाइड फोर्स है वो 10 न्यूटन है। यानी क्वेश्चन में जो एफ अप्लाइड है, फोर्स अप्लाइड है, वो फ्रिक्शन फोर्स से कम है, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से कम है। इसका मतलब ये जो फोर्स है वो इस ब्लॉक को चलाएगा नहीं। तो ब्लॉक नहीं चलेगा, जब ब्लॉक नहीं चलेगा तो इसका मतलब इनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसका वैल्यू कितना आएगा, 0। तो 0 फ्रिक्शन यहाँ पर होगा। तो आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4। द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे किसी वेक्टर का एंगल निकालना है। तो आपको मालूम है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, जो कॉस अल्फा होता है वो एक्स एक्सिस से एंगल होता है, और इसको निकालने के लिए ए एक्स अपान मॉड ऑफ ए लिखते हैं ना, ऐसे। जैसे मान लो ये वेक्टर ए होता है तो ये हमारा क्या है, ए एक्स, कितना वैल्यू है 1, ठीक है ना। आई का मतलब क्या हुआ, कुछ आगे वैल्यू नहीं है तो 1 होगा, जे का मतलब 1, के का मतलब 1। मैग्नीट्यूड निकालो पूरे वेक्टर का, मैग्नीट्यूड हो गया √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये √3 हो गया, 1/√3। कॉस अल्फा का वैल्यू आया तो अल्फा इक्वल टू आ गया कॉस इनवर्स 1/√3। तो कॉस इनवर्स 1/√3 इसका राइट आंसर होगा, और ये आंसर पहले में है, ठीक है ना। अगर वाई एक्सिस से बोलते तो हम लोग कॉस बीटा निकालते, कॉस बीटा निकालने के लिए ए एक्स अपान मॉड ऑफ ए निकालते, है ना। इसी तरह अगर हम लोग कॉस गामा निकालते, मतलब गामा जेड एक्सिस से निकालते तो कॉस गामा लिखा जाता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। A string of length L and a force constant K is stretched to obtain extension I. Extension L है, it is further stretched to obtain extension L1. The work done in a second stretching. तो एक वायर है, मान लेते हैं ये हमारा वायर है जिसका लेंथ दिया है L, जो इनिशियल लेंथ है इसका L है। अब इसमें स्ट्रेच किया गया, इसको खींच के इसकी लेंथ बढ़ा दी गई, कितना स्ट्रेच किया गया, L, इसकी लेंथ L है, ठीक ना, यहाँ तक स्ट्रेच किया गया L तक। अगर इसको फर्दर खींचा जाए, फिर खींच दिया गया और कितने लेंथ तक, एक्सटेंशन हो गया अब L1, एक्सटेंशन हो गया L1, ठीक है। तो बताना है क्वेश्चन में वर्क डन इन सेकेंड स्ट्रेचिंग, इतने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन अगर हम लोग जैसे स्प्रिंग होता है वैसे वायर में भी लगाते हैं, हाफ के एक्स का स्क्वायर, जहां पर एक्स क्या लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो फाइनल जो लेंथ है वो हमारी L1 है यहां से, और इनिशियल लेंथ हमारी यहां पर कितनी है, L। तो पूरे में से इसको घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा, पूरा हमारा है L1, ये जो लेंथ है यहां से, जो L1 दिया है वो हमारा कहां से होता है, सारा यहां इस पोजीशन से लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो जो L1 है वो हमारा वो इस वाले पॉइंट से है, ठीक है ना, L1 फाइनल, इनिशियल कितना है L। तो आपको देखें वर्क डन क्या होगा सेकंड केस में, तो इसमें से इसको घटा दें, फाइनल में से इतना घटा दें तो इतना आ जाएगा। फाइनल हमारा L1 है तो स्क्वायर हो गया, इनिशियल इसका L है तो ये, तो हाफ के L1 का स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, यानी कि आंसर जो होगा वो चौथा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 6। फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट वेरीज विद द डिस्टेंस x एज शोन इन द फिगर 0 to 6। तो 0 हमारा ये है और 6 हमारा ये है। तो ये जो एरिया बनेगा, ये जितना एरिया है वो हमारा वर्क डन कहलाएगा।
तो वर्क डन बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ एफ एक्स के बीच का एरिया जो होगा वो हमारा वर्क डन कहलाएगा। फ्रॉम 0 to 6 बोला है तो ये दो एरिया दिख रहा है। एरिया पहले का होगा तो ये हमारा स्क्वायर है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 3 into 3, ये हमारा 3, ये वाला 3, प्लस दूसरा एरिया जो है वो ट्रायंगल है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हो गया 6 माइनस 3 और हाइट हो गया 3, ये हो गया 9 प्लस 9/2। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 13.5 जूल आएगा। राइट आंसर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। A ball is projected from the ground with angle theta with horizontal. After 1 second it is moving at angle 45 with the horizontal and after 2 second it is moving horizontally. तो इसका अगर हम लोग देखें फिगर, तो बॉल को अगर हम लोग फेंकें तो बोला है 1 सेकेंड में पार्टिकल किसी पॉइंट पे होगा और वो जो है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये हम मान लेते हैं इसकी स्पीड v हो गई। प्रोजेक्शन यहाँ u से किया गया, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 45 हो गया और हाईएस्ट पॉइंट यानी यहाँ से यहाँ तक ये हमारा O हो गया, A हो गया, ये B हो गया। क्वेश्चन में बोला है O से A तक 1 सेकेंड लग रहा है, 1 सेकेंड एट 45 एंगल पे हो गया और A से B तक पहुंचने में कितना समय लगा विद द हॉरिजॉन्टल एंड 2 सेकेंड इट इज द मूविंग, नहीं O से A तक 1 सेकेंड लगा, ठीक है ना, और O से B तक पहुंचने में 2 सेकेंड लगा, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में 2 सेकेंड लगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू अगर देखें तो 2 सेकेंड हाईएस्ट तक पहुंचने में और 2 सेकेंड हाईएस्ट से नीचे जाने में, यानी टोटल टाइम का वैल्यू 4 सेकेंड होगा। ठीक है। क्वेश्चन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, u का वैल्यू क्या होगा, तो u पे यहां पर एक वैल्यू होगा ux। अब देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो कांस्टेंट होती है, तो अगर हम लोग a पॉइंट पे देखें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी है vx और ux वैल्यू बराबर होगा और 1 सेकेंड इस वर्टिकल कंपोनेंट पे वैल्यू vy होगा, यहां पर जो वैल्यू होगा वो हमारा uy होगा। ठीक है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे केवल एक वेलोसिटी होगी और वो वेलोसिटी हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी हाईएस्ट पॉइंट पे। ठीक, तो जरा हाईएस्ट पॉइंट के लिए A to B लिखें जरा। A to B में हम लोग देखें जरा, हाईएस्ट थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, v स्क्वायर बराबर यानी v फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2gh। अच्छा, हमको टाइम से, हाँ टाइम वाला इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 हो जाएगी, तो हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को लिखेंगे। तो v हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी बराबर u माइनस जी टी। चलो, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वर्टिकल 0 हो जाएगी। a पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी हमारी हो जाएगा vy, g की वैल्यू 10 और टाइम की वैल्यू यहां पर रखेंगे। अच्छा देखो, यहां से यहां तक 2 सेकंड है तो यहां से यहां तक 1 सेकंड लगेगा क्योंकि o से a तक का टाइम 1 है। तो vy का वैल्यू हमें मालूम हो गया, कितना लगा 10, by आ गया। ठीक है ना। अच्छा, by अगर आ गया तो हम लोग uy निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, by बराबर, अब हम लोग o से a तक के देखेंगे, by बराबर uy माइनस जी टी। by का वैल्यू 10, uy का वैल्यू uy का वैल्यू हम यहां से, अच्छा जरूरत नहीं पड़ेगी, by का वैल्यू हम लोगों ने 10 निकाला। अब यहां से एंगल का वैल्यू रखो, देखो tan 45 बराबर हो गया by अपान ux। तो by जो आया वही हमारा ux होगा। by का वैल्यू हमारा कितना आया, वो आया 10। ठीक है ना। by का वैल्यू हमारा ux के बराबर होगा, वो 10 के बराबर हो गया, यानी ये वैल्यू हमारा 10 है। uy और निकालने बस आंसर आ जाएगा। तो uy का यहां से वैल्यू निकालेंगे, uy माइनस जी टी की वैल्यू 1। तो uy की वैल्यू यहां पर आ गया uy इक्वल टू 20।
तो यू वाई की वैल्यू 20 हो गई। तो यू वाई हमको मालूम हो गया, यू एक्स मालूम हो गया। तो यहां पर हम लोग u की वैल्यू निकालेंगे, तो u बराबर हो गया अंडर रूट यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर। यू एक्स है 10 का स्क्वायर और यू वाई हमारा 20 का स्क्वायर। अंडर रूट में करके जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 500। अंडर रूट 500 को लिख सकते हैं 10 रूट 5। आंसर सी सही हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, ओ से चलेगा, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ए तक जाने में 1 सेकंड लग रहा है और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में 2 सेकंड लग रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू चाहे तो निकाल सकते हो, जरूरत है तो यू वाई निकाल सकते थे टाइम ऑफ फ्लाइट से डायरेक्ट, और टी बराबर क्या लिखते हैं 2 यू वाई वाई जी। तो तुम चाहे यू वाई का वैल्यू डायरेक्ट यहां से निकाल सकते थे, है ना। चलो खैर कोई नहीं, हम लोगों ने ए से बी तक पहले लगाया इक्वेशन और उससे बी वाई का वैल्यू मालूम हो गया और बी वाई से हम लोग यू एक्स का वैल्यू 10 के फॉर्म में निकाल के रख दिया। ठीक है, तो आंसर इसका थर्ड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाउ मच वर्क मस्ट बी डन बाई फोर्स ऑफ 50 किलोग्राम बॉडी इन ऑर्डर टू एक्सीलरेट इट फ्रॉम रेस्ट टू 20 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट से चल रहा है, यानी u बराबर 0 से चल रहा है पार्टिकल और 10 सेकेंड बाद उसकी स्पीड जो हो गई वो हो गई 20, टाइम लगा 10 सेकेंड। तो पहले हम लोग एक्सेशन निकाल लें, तो b बराबर हो गया u प्लस 80। वेलोसिटी बढ़ी इसलिए प्लस का साइन लगाए, तो u की वैल्यू 0 रखेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे, टाइम लग रहा 10। तो a बराबर हमारा जो एक्सेशन आया वो वैल्यू 2 आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्टेंस देखो कितना आएगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में u का वैल्यू 0 रख दें तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला ये मालूम हो जाएगा। हाफ a का वैल्यू 2 है, टाइम का वैल्यू है 10 का स्क्वायर करोगे 100 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, डिस्टेंस की 100 मीटर आई वैल्यू। तो फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने F बराबर एम से निकालेंगे, F बराबर m का वैल्यू 50, एक्सेशन का वैल्यू 2, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 100, 50 इंटू 2 100 इंटू 100 तो 10 की पावर 4 न्यूटन जूल है। वर्क डन पूछा है तो 10 की पावर 4 जूल, यानी आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहले एक्सेशन निकालेंगे और फिर डिस्टेंस निकालेंगे और W बराबर F डॉट एस यहाँ पर यूज करेंगे। जो फार्मूले यहाँ पर क्वेश्चन में यूज होते हैं आप उसको जरूर ध्यान से देखना कि वो फार्मूले क्या याद है कि नहीं। इफ अ मशीन गन फायर एन बुलेट पर सेकेंड ईच विद काइनेटिक एनर्जी के द पावर ऑफ द मशीन गन। तो यहां पर अगर हम लोग एन बुलेट, अगर किसी मशीन से एन बुलेट पर सेकेंड निकल रहा है तो यहां पर जो फोर्स होगा उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से लिख सकते हैं mv/t, है ना। ये एक बुलेट के लिए है, अगर यहां पर n बुलेट है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे n/t mv। n/t को ही स्मॉल n बोलते हैं। तो ये हमारा फार्मूला बन गया, n बुलेट के लिए जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो आ गया n mv, जहां पर n है नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड। अच्छा, यहां पर mv को हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखें तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग हाफ mv स्क्वायर लिखें तो अगर हम लोग mv लिखना चाहें तो mv इक्वल टू हो गया 2k/v। तो mv की जगह हम लोग 2k/v लिख सकते हैं, तो n ऐसे रहने दो, mv की जगह पर लिख दो 2k/v। ये हमारा फोर्स की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में हमको निकालना है पावर, तो पावर इक्वल टू हो गया F डॉट वी। F की वैल्यू यहां पर रख देंगे n 2k/v इंटू v। v से v कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा n2k। तो n2k कहीं दिख नहीं रहा है तो आंसर फिर nk लगाएंगे, तो आंसर इसका nk हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इफ सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तो बताना है डायमेंशन ऑफ सिग्मा अपान ई।
सिग्मा अपान ई जो होता है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन है। सिग्मा अपान एप्सिलॉन किसका डायमेंशन होगा? तो आपको मालूम है सिग्मा अपान एप्सिलॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, ठीक है। तो लीनियर जो जहां पर हम लोग ये जो सिग्मा होता है उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण, यानी कि जैसे किसी रॉड पे जो चार्ज होता है ना इस पे, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन होता है। यानी ये जो डायमेंशन बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बनेगा, जिसका जो फार्मूला होता है वही उसका डायमेंशन होता है। क्वेश्चन है, ए व्हील हैज एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ 3 रेडियन पर सेकेंड, इनिशियल एंगुलर स्पीड, ये जो 200 है इसको लिखेंगे, इसको यहाँ पर 2 करेक्शन कराया गया है 2.0, ठीक है ना। तो बताना है कि इसको कितना घुमाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में देखो थीटा की वैल्यू निकालना है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, सारी वैल्यू दिया है। ओमेगा एंगुलर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2, टाइम यहाँ पर है 2, प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू एंगुलर एक्सेलेरेशन 3, टाइम की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, 2 से 4 कट गया, 4 प्लस 6 10, तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इफ इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन द रेशियो ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्फीयर। तो ये तो रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला गया है स्फीयर है जिसका मास m है, कांस्टेंट वेलोसिटी u है, और एक स्फीयर है सेम मास का लेकिन वो क्या है रेस्ट में, इससे टकराएगा। और चूंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है मतलब इनइलास्टिक कोलिजन है, टकराने के बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि ये अगर B1 है और दूसरा वाला अगर V2 से अगर जाए तो रेशियो लिखना है, रेशियो ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, B1 बाई V2 की आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी है ना। तो पहले तो B1 कैसे निकालेंगे, अब ये रिजल्ट चूंकि बड़ा हो जाता है भाई, तो आप इसको थोड़ा सा याद करके जाना, क्योंकि यहाँ पर जो जैसे B1 का अगर हम लोग वैल्यू देखें तो B1 इक्वल टू होता है U1 M1 माइनस E M2 प्लस 1 प्लस E M2 U2 अपान M1 प्लस M2, ठीक है ना, ये वैल्यू। इसी तरह अगर हम लोग B2 का वैल्यू निकालेंगे, B2 बराबर U2 M2 माइनस E M1 प्लस 1 प्लस E M1 U1 अपान M1 प्लस M2, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक ना। अब ये वाला पार्ट तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चूंकि U की वैल्यू इसको U2 बोलते हैं, ये U1 है, ये U1 है और ये U2 है, U2 रेस्ट में है तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, इसको और M1 M2 कट जाएगा। तो रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है, आंसर इसमें आ रहा है भाई, ये आंसर आप डायरेक्ट याद रखना है। क्योंकि इतना करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा है कि आप जो है सीधे इसका रिजल्ट ही याद रखेंगे। तो रिजल्ट जो आता है वो एक बार आपको बता दे रहा है, रिजल्ट क्या आएगा। ये आता है 1 माइनस ई अपान 1 प्लस ई, यानी कि सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व करोगे, इसी से सॉल्व करना है, इसको डिवाइड करेंगे M1 प्लस M2, ये कट जाएगा, ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ ये वाला वैल्यू 0 होगा, तो मतलब जो बचेगा हमारे पास U1 M1 माइनस E M2, और नीचे जो वैल्यू आएगा वो आएगा U2 M2, नहीं ये तो U2 है ना, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा नीचे हमारे पास 1 प्लस ई M1 U1, है ना, ये बराबर आ जाएगा B1 बाई B2।
अब इसको सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, जो v1/v2 का वैल्यू होता है वो होता है हमारा 1 - e/1 + e। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पर बताना है सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस दे रखा है। तो सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट cg ये होता है 12 mr²। ठीक है ना। हमको इस लाइन के अबाउट निकालना है, x डैश y डैश के अबाउट। ये हमारा एज पे है लेकिन पैरेलल है, पैरेलल टू दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द एज ऑफ डिस्क। तो इस यानी कि ये जो लाइन है वो अलोंग द प्लेन है, अलोंग द प्लेन। तो हम लोग क्या लिखाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसी लाइन के पैरेलल में एक लाइन ऐसे खींच दो, ये हमारी डायामीटर की वैल्यू हो गई। तो डायामीटर आई डैश लिखेंगे, तो डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m और दूरी का स्क्वायर उसमें जोड़ देंगे। डायामीटर डिस्क के डायामीटर के अबाउट लिखेंगे तो जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है उसी का आधा करेंगे, यानी 1/4 mr² होता है। 1/4 mr² प्लस mr², ये जोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में जो बोला है वैल्यू वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट 2 kg/m है, यानी जो ये वैल्यू है, ये वाला वैल्यू हमारा कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2। तो 1/2 इंटू 1/2, तो यानी कि यहां पर जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो भाई mr² का वैल्यू हो गया 4, है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 + 4, टोटल वैल्यू आएगी 5। तो 5 इसका राइट आंसर होगा। तो जहां पर 6 है वो करेक्शन होके यहां पर हमारा 5 लिखा है, तो आंसर चौथा हो जाएगा। ठीक है ना। यहां से देख लो भाई, तुम चाहो तो mr² का वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। हाफ mr² जो है वो 2 के बराबर है, तो mr² का वैल्यू किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर। तो पहले हम लोग mr² का वैल्यू निकाल लिया। mr² की वैल्यू 4 रखो, 1/4, तो ये 1 हो गया और mr² 4 हो गया, तो जुड़ जाएगा 5 आंसर आएगा। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 करते हैं। ए बॉल ऑफ मास 0.2 किलोग्राम अटैच टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1.96 मीटर रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल सर्किल, स्ट्रिंग विल ब्रेक इफ टेंशन इज मोर देन 25। अब देखो हॉरिजॉन्टल सर्किल में जो टेंशन होता है वो mr² के बराबर होता है। तो क्वेश्चन में बताना है मीटर पर सेकेंड है, यानी क्वेश्चन में mv²/r लगाएंगे। तो यहां पर फार्मूले को हम लोग और लिख सकते हैं mv²/r या L। टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू 25 न्यूटन है, m की वैल्यू क्वेश्चन में 0.25 है, वेलोसिटी निकालना है और लेंथ की वैल्यू 1.96 है। पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, 25 से 25 कट गया, v² = 196, तो v = 14। तो 14 इसका राइट आंसर होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एक्सिस टेंजेंशियल एंड पैरेलल टू इट्स सरफेस इज I। तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर सरफेस पे निकालना है, पैरेलल सरफेस पे I है, तो टेंजेंट के यानी डिस्क के टेंजेंट पे और अलोंग द प्लेन अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू आएगी हमारी I, और ये वैल्यू कितनी आई थी, अभी निकाला था, डायामीटर प्लस mr²। डायामीटर 1/4, तो ये वैल्यू हो जाएगा 5/4 mr²। ये टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द प्लेन होता है। ठीक, ये वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में I बोला है, तो जो I है वो हमारा 5/4 mr² है। निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस टेंजेंशियल बट परपेंडिकुलर। टेंजेंशियल बट परपेंडिकुलर का मतलब हुआ हमारा ICM प्लस mr², यानी I' जो निकालना है वो हमारा होगा ICM मतलब हाफ mr² है ना, प्लस mr²। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/2 mr²। सही है। तो I' का वैल्यू निकालना है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, mr² से mr² कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहां पर I/I' = आया 5/4
6। ठीक है ना, हमें क्वेश्चन में आई डैश का वैल्यू निकालना है, तो आई डैश इक्वल टू 6i/5, ये हमारा आंसर होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन 16। व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अबाउट इज वर्टिकल एक्सिस रोटेट एट द रेट ऑफ 6 आरपीएम। ये जो आरपीएम दिया है वो हमारा फ्रीक्वेंसी है, और इसको अगर हम लोग ओमेगा में बदलेंगे तो ये रेडियन पर सेकंड में बदलना होगा। टार्क विच कैन स्टॉप द व्हील रोटेशन इन 1 मिनट। टार्क होता है आई इंटू अल्फा, तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू पहले निकालना होगा। तो अल्फा का वैल्यू निकालना है, टाइम का वैल्यू 1 दिया है। मोशन की इक्वेशन लगाएंगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, और चूंकि स्टॉप हो रहा है माइनस अल्फा टी लगाएंगे। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गई, स्टॉप हो गया। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई एफ हो गया। एफ की वैल्यू क्वेश्चन में 60 आरपीएम है, तो डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो ये आरपीएस हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस अल्फा, और टाइम जो दिख रहा है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड हो गया। यहां से अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, 60 से देखो ये इक्वल करेंगे, 60 कट जाएगा, π/30, ये अल्फा का वैल्यू आ गया। ठीक है, यहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे, 2 किलोग्राम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा का वैल्यू π/30 आएगा। 30 को कट करेंगे तो π/15 न्यूटन पर मीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो π/15 यहां पर सी आंसर में है। क्वेश्चन नंबर 17। A body A is thrown up vertically from the ground with a velocity v0 and another body B is simultaneously dropped from a height h। एक बॉडी है जिसको नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है v0 से, और एक ऊपर है बॉडी जो कि h हाइट ऊपर है। क्वेश्चन में बोला गया है इसको क्या कर रहे हैं, ड्रॉप किया जा रहा है। इसको यहाँ पर ड्रॉप किया गया यानी u बराबर 0 से। क्वेश्चन में बताना है जो मिलते हैं ये दोनों को जब यहाँ पर छोड़ा गया तो ये कहाँ मिलेंगे। इन्होंने बोला जब ये दोनों मिलते हैं यानी कितनी हाइट पे, h/2 पे, h/2 हाइट पे ये दोनों मिल जाते हैं। तो बताना है क्वेश्चन में v0 का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में निकालने के लिए पहले हम लोग टाइम निकालें, किस टाइम पे वो मिलेंगे। जो टाइम आता है, एक बॉडी को यहाँ पर रोक दो, एक बॉडी को यहाँ पर रोक दो, तो इनके बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस हो गया वो h हो गया। हम लोग लगा रहे हैं समय बराबर दूरी बटे 4, तो दूरी हो गई इनके बीच की, रिजल्ट जो रिलेटिव दूरी हो गई इनके और इनके बीच में वो h है, और यहाँ पर इसकी स्पीड और इसकी अपोजिट है, जुड़ जाएगा, और ये वैल्यू v0 और ये वैल्यू 0 जुड़ के आ जाएगा टाइम। तो इस टाइम पे वो दोनों मिलेंगे, यानी ये वो टाइम है जिस पर दोनों बॉडी h/2 पे पहुंचेगी। अब क्वेश्चन में बताना है कि v0 का वैल्यू u की, अब हम लोग यहां से यहां तक के लिए इक्वेशन लगा दें, और फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी u है, हाइट h/2 है, तो h/2 h बराबर हाफ gt² लगा रहे हैं। u का वैल्यू 0 है, हाफ gt², h/2 ऐसे रहने दो, 1/2, g की वैल्यू यहाँ पर g ही रहने दो, और t की वैल्यू ये उठा के रख दो, तो इसको स्क्वायर करेंगे, h² हो जाएगा, v0 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, तो v0 का जो वैल्यू आया वो √g इंटू h के बराबर आया, g इंटू h के बराबर, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ए सिलेंडर इज रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन विद 60। तो अगर इंक्लाइन प्लेन है, एंगल दिया है 60 डिग्री, रफ इंक्लाइन प्लेन है, सिलेंडर यहाँ से गिर रहा है, जो एक्सेशन होता है a बराबर g sin थीटा 1 + k² r²। ये रोटेशन में हम लोग पढ़ते हैं एक्सेशन का वैल्यू। g ऐसे रहने दो, sin 60 √3/2, और यहाँ पर जो वैल्यू है 1 + k² r², और ये बॉडी कौन है, सिलेंडर। सिलेंडर मतलब सॉलिड सिलेंडर, और इसके लिए k² का वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो g √3, नीचे कितना आया 1 + 1/2, 3/2, नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 ये है तो ये हो गया g/√3।
G/√3 इसका राइट आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, two wires A and B are in the same material, their length are in the ratio 1:2, dimension are in the ratio 2:1। डायमीटर का रेशियो दिया है, लेंथ का रेशियो दिया है, स्ट्रेच बाई एफ ए एंड एफ बी दे गेट इक्वल इंक्रीज इन देयर लेंथ। ये दे रखा है भाई तुम्हारा की पॉइंट। जब दोनों में फोर्स लगाया जाता है तो जो इंक्रीज इन लेंथ है उनका वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर अगर हम लोग हुक्स लॉ लगाएं तो स्ट्रेस इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल बाई एल, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा एल, ये पहले वाले वायर के लिए वैल्यू पुट करें तो ये हमारा एफ ए हो गया। एरिया को देखो एफ ए बाई एरिया को लिखेंगे पाई आर ए स्क्वायर। यंग मॉडुलस सेम होगा क्योंकि मटेरियल सेम है, ठीक। चेंज इन लेंथ का वैल्यू, इंक्रीज इन लेंथ का वैल्यू दोनों में सेम रखेंगे और इनिशियल लेंथ है हमारा एल ए, ठीक। दूसरे में हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा ऐसे लिखेंगे एफ ए अपान एफ बी, ठीक। रेडियस उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आर बी स्क्वायर अपान आर ए स्क्वायर बराबर, लेंथ उल्टा है तो एल बी अपान एल ए, ये हमारा वैल्यू आएगा, ठीक है ना। चलो एफ ए अपान एफ बी का रेशियो निकालना है तो एफ ए अपान एफ बी इक्वल टू आ गया हमारे पास एफ ए अपान एफ बी इक्वल टू, देखो एल बी अपान एल ए, एल बी अपान एल ए इंटू आर ए ऊपर चला जाएगा आर ए अपान आर बी का स्क्वायर। चलो लेंथ देखें कितना रेशियो है, लेंथ का रेशियो 1:2 है, लेकिन यहाँ पर एल बी अपान एल ए है यानी 2:1 लिखेंगे। रेडियस देखो डायमीटर का रेशियो और रेडियस का रेशियो वही होगा, तो डायमीटर का रेशियो 2:1 है तो रेडियस का रेशियो 2:1 होगा, तो 2/1 स्क्वायर करके लिखेंगे तो ये 4 × 2 आंसर आएगा 8:1, राइट आंसर 4 होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन 20। हाँ ये क्वेश्चन भाई थोड़ा इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा और इसका रिजल्ट याद रखेंगे। देखो यहाँ पर जो लेंथ है वो 2L है, यहाँ पर L है। जब इसको रोटेट कराएंगे तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो आता है 1/2, जैसे रोटेशन में हम लोग पढ़ते हैं हाफ रो ओमेगा आर स्क्वायर, है ना, ये होता है। आर मतलब एल, हाफ रो ओमेगा आर स्क्वायर। अब यहाँ पर लेंथ है, अब देखो ये क्या करेंगे, जब ये रोटेट करेगा तो ये लिक्विड ऊपर जाना चाहता है, ये भी ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर लेंथ कम है और यहाँ पर लेंथ ज़्यादा है और हॉरिजॉन्टल लेवल दोनों का सेम होना चाहिए, तो लेंथ यहाँ पर जो L है ये ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्रेशर आपको मालूम है सेम लेवल में प्रेशर का वैल्यू सेम होता है, लेकिन चूंकि ये दूरी ज़्यादा है तो ये प्रेशर जो है चाहता है कि यहाँ पर ये थोड़ा नीचे आ जाए, जिससे कि क्या हो जाएगा ए में, हाँ ए इधर है ना, तो ए का जो लेवल है वो थोड़ा सा डाउन होगा और इसका लेवल थोड़ा सा अप होगा, तो इसका मतलब ये जो आंसर आएगा वो शायद सी आ रहा है इसका आंसर। एक बार चेक कर लेना भाई, सी आ रहा है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम इज मेकिंग 1 रोटेशन पर सेकेंड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वही जो सेंटीमीटर का वैल्यू होता है, यानी कि एफ एम आर ओमेगा स्क्वायर, है ना। एम का वैल्यू यहाँ पर कितना रखोगे, या एम बी स्क्वायर बाई आर लिख दो। रेडियस का वैल्यू 1 है, मास 1 है। अच्छा ये इस फार्मूले से आ जाएगा, मास का वैल्यू 1, रेडियस का वैल्यू 1 और ओमेगा 2 पाई एफ का वैल्यू 1 RPS है, ठीक है ना। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, सही है। तो इसका फार्मूला यही होता है MB स्क्वायर बाई आर, या इसी को लिखते हैं MR ओमेगा स्क्वायर। तो दोनों फार्मूले से वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से निकला है वैल्यू वो राइट है और जो फार्मूला है दोनों का वो सेम है, तो आंसर जो है वो हमारा फर्स्ट होगा। यानी कि जो रीजन है वो भी सही है और जो इसका
एक्सप्लेनेशन है वो भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर ए कांस्टेंट हाइड्रोलिक स्ट्रेस ऑन ए ऑब्जेक्ट, फ्रैक्शनल चेंज इन द ऑब्जेक्ट वॉल्यूम डेल्टा वी बाई वी एंड बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस जो होता है वो -p अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम होता है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इधर ले जाएंगे तो यानी डेल्टा वी बाई वी लिखेंगे। प्रोपोर्शनलिटी में अगर हम लोग बात करें तो ये नीचे आ जाएगा 1/b हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b होगा, तो ये आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वाटर राइजेस अप टू हाइट h इन ए कैपिलरी ट्यूब। तो जो हाइट का फार्मूला होता है वो होता है 2t cos थीटा अपॉन r रो g। सब कुछ कांस्टेंट है यानी हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया, डायमीटर को आधा करेंगे। जब डायमीटर आधा करोगे तो रेडियस भी आधी हो जाएगी। तो डायमीटर को आधा करने का मतलब हुआ रेडियस भी आधी हो जाएगी। अगर रेडियस आधी होगी तो r/2 करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, हाइट डबल हो जाएगा। तो रेडियस को आधी करने से रेडियस हमारी कितनी हो गई r/2, तो हाइट हमारा कितना हो जाएगा 2h, 2 टाइम्स हो जाएगा, c हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं। A capillary tube is taken from the earth to surface of moon. Rise of liquid column H बराबर 2t cos थीटा, फार्मूला भी लिखा था, r रो g। सब कुछ कांस्टेंट होगा, बस g का वैल्यू मून पे कितना होता है g/6। तो g का वैल्यू यहाँ पर घट रहा है, कितना घट रहा है g/6, 6 ऊपर चला जाएगा। तो नया जो हाइट आ जाएगा 6 टाइम बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 6h हो जाएगा। पहला आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर है 25, कंसीडर द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वीटी ग्राफ है और स्लोप इसका कैसा है, स्लोप यहां से दिख रहा होगा, निगेटिव स्लोप है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 है, इनिशियल वेलोसिटी v0 है। अच्छा फाइनल देखो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है 0। तो इक्वेशन हो गया, ये वही केस हो गया v बराबर u माइनस gt। जब पार्टिकल को क्या करना है ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं और इनिशियल वेलोसिटी इसकी v0 है और हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है ना। तो इसका अगर हम लोग इक्वेशन बनाएं, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या रखोगे, यहां देख लो भाई किसके बीच में ग्राफ है, वो यहां से ग्राफ देखो तो v बराबर इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू v0 माइनस gt, y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करो तो ये ग्राफ ये बनेगा। ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए पॉइंट, तो किसी बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो उसका ग्राफ जो बनेगा, इक्वेशन ये बनेगा, ग्राफ ये बनेगा, यानी कि पहला सही है। 3 ब्लॉक ऑफ मास m1 m2 प्लेस, तो यहाँ पर सभी ब्लॉक पे एक्सेशन का वैल्यू सेम होगा, चाहे m1 पे निकालो, चाहे m2, चाहे m3। जो एक्सेशन आएगा वो आएगा F/m। तो फोर्स लग रहा है हमारा F और टोटल मास समेशन ऑफ मास, तो टोटल मास यहाँ पर है m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस 3 मास है, तो ये हो गया। चौथा आंसर सही हो जाएगा भाई, चौथा ही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 27, ए स्टोन आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड बट मेकिंग डिफरेंट एंगल हॉरिजॉन्टल। रेंज का वैल्यू देखो भाई सेम है, रेंज आर इक्वल। पहला एंगल कितना है π/3, π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री। मैक्सिमम हाइट रीचेज बाई, तो हाइट का जो रेशियो होता है h1/h2 वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, मालूम है आपको। अगर रेंज का वैल्यू सेम हो यानी r1/r2 हो, ध्यान से देख लो भाई, r1/r2 हो तो टाइम का जो रेशियो होता है t1/t2 वो tan स्क्वायर थीटा होता है। और अगर हाइट का देखें रेशियो तो h1/h2 वो हमारा tan थीटा होता है, ये वाला भाई ये tan थीटा होता है और ये वाला tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना जब क्वेश्चन में थीटा और 90 माइनस थीटा का केस हो, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल,
तो अगर एक एंगल 60 है तो दूसरा 30 होगा, तभी रेंज का वैल्यू सेम आएगा। तो हाइट का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। हाइट है हमारा h1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 102, h2 का वैल्यू निकालना है। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो h2 इक्वल टू 102 डिवाइडेड बाई 3, 34। चौथा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। देखो जब भी तुम्हें क्वेश्चन में फ्रिक्शन फोर्स बोले निकालने को, तो सबसे पहले देखो क्या ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा। 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, खींचा जा रहा है, इस पे फोर्स लगाकर 5 न्यूटन का। तो पहले फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू देख लो कितना आएगा। फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन होगा, एन की वैल्यू mg होगा। म्यू का वैल्यू है 0.5, म्यू एस 0.5, m का वैल्यू 2, g का वैल्यू 10। तो ये हो गया 5 पॉइंट हट गया, तो 10 इसका न्यूटन है। फ्रिक्शन फोर्स 10 लग रहा है, अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन लग रहा है। इसका मतलब अप्लाइड फोर्स इज लेस देन फ्रिक्शन फोर्स। इसका मतलब है जब ये कंडीशन हो, जो फोर्स है वो कम लग रहा है और फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, बॉडी मूव नहीं करेगी, और बॉडी डज नॉट मूव की कंडीशन में जो अप्लाइड फोर्स होता है वही फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो बॉडी डज नॉट मूव, तो बॉडी डज नॉट मूव करेगी, मूव नहीं करेगी ना। तो हेंस अप्लाइड फोर्स इज क्या होगा, अप्लाइड फोर्स ही फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो आंसर क्या होगा 5 न्यूटन। ध्यान से देख लो भाई, कोई 10 न्यूटन नहीं लगाना, क्योंकि बॉडी जब तक चलेगी नहीं तब तक वहां पर फ्रिक्शन फोर्स जो है उसका वैल्यू नहीं निकालेगी। बॉडी अगर चलने लगती तो आंसर हमारा फिर यहाँ पर बदल जाता, लेकिन चूंकि बॉडी चल नहीं रही है तो अप्लाइड फोर्स ही फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। A gardener pushes a lawn roller through a distance of 20 meter. It applies the force 20 kilogram weight in a direction inclined at 60 degree to the ground. तो 60 डिग्री फोर्स लगाया जा रहा है। जो फोर्स है वो हमें दिया है 20 किलोग्राम वेट, 20 किलोग्राम वेट ये हमें दिया है। डिस्टेंस है 20 मीटर। तो वर्क डन बराबर होता है F(s) cos थीटा। फोर्स यहां पर है 20 किलोग्राम, न्यूटन में बदलने के लिए 20 इंटू 10 या 20 इंटू 9.8 कर दो तो ये न्यूटन में बदल जाएगा। तो ये जो किलोग्राम वेट है न्यूटन में बदलने के लिए जी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फोर्स आ गया 20 इंटू 9.8। जो डिस्टेंस है वो 20 है, एंगल जो बन रहा है cos 60 1/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो नियर अबाउट आंसर आएगा 1960 जूल। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। स्क्वायर ऑफ ए रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्स इज ए 3 टाइम देयर प्रोडक्ट। तो रिजल्टेंट किन्हीं 2 इक्वल फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट के बराबर है। तो अगर मान लें रिजल्टेंट हम लोग लिखें 2 फोर्स का, तो रिजल्टेंट होता है R बराबर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, है ना। ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, और ये किस में होता है, अंडर रूट में होता है। अब बोला है रिजल्टेंट का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। किसके बराबर है, स्क्वायर इज ए 3 टाइम देयर प्रोडक्ट। तो यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है जो R स्क्वायर है वो 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट है, F1 F2 मतलब F स्क्वायर के बराबर है। रिजल्टेंट का स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू अंडर रूट वाली हटा दो और यहां से वैल्यू जोड़ो, तो F स्क्वायर हो गया 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos थीटा बराबर हो गया 3F स्क्वायर। 3F स्क्वायर इधर ले आओ और वो माइनस हो जाएगा, तो F स्क्वायर बचा। ये 3F स्क्वायर में से 2F स्क्वायर माइनस हो गया F स्क्वायर, और ये हुआ 2F स्क्वायर cos थीटा।
एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब हुआ π/3। आंसर हो गया फोर्थ। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव ए बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन इज डबल द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। तो एफ जो एफ है ऊपर ले जाने वाला जो फोर्स है एफ अप इक्वल टू क्या दिया है क्वेश्चन में, रिक्वायर्ड टू जस्ट डबल 2 टाइम्स ऑफ एफ डाउन। अप यानी कि ऊपर जाने में जो फोर्स लगता है वो होता है एम जी साइन थीटा, और थीटा देखो एंगल क्या है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, फाइव द एंगल विच द प्लेन मेक्स विद हॉरिजॉन्टल, तो एम जी फाइव साइन फाइव प्लस म्यू कॉस फाइव, ऊपर जाने का फोर्स हो गया बराबर 2 टाइम्स ऑफ नीचे जो है उसका जो फोर्स लगता है वो होता है एम जी साइन फाइव माइनस यहां पर बस लगेगा माइनस म्यू कॉस फाइव। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं, एम जी से एम जी देखो कट जाएगा, तो यहां पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा साइन फाइव प्लस म्यू कॉस फाइव बराबर, यहां पर बचेगा 2 साइन फाइव, ये फाइव है, 2 साइन फाइव माइनस 2 म्यू कॉस फाइव। ठीक है, ये साइन फाइव इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो साइन फाइव बराबर ये इधर आ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा म्यू कॉस फाइव और 3 म्यू कॉस फाइव से। ठीक है, तो साइन फाइव ये है और 3 म्यू कॉस फाइव, तो 3 म्यू का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, म्यू बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा म्यू बराबर क्या होगा, tan, ये वाला पढ़ा ना जब, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो जितने एंगल तक ये बॉडी जस्ट स्लिप कंडीशन में आता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना, नहीं एंगल ऑफ थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। अच्छा, तो अब देखो यहाँ म्यू की जगह पर क्या लिख सकते हो, tan थीटा, और cos फाइव ऐसे रहने दो, बराबर हो गया साइन फाइव। म्यू की जगह tan थीटा लिखेंगे। अब देखो साइन फाइव अपान cos फाइव, तो 3 tan थीटा इक्वल टू साइन फाइव अपान cos फाइव tan फाइव, तो ये रिजल्ट आएगा tan फाइव इक्वल टू 3 tan थीटा। सेकेंड आंसर सही होगा। एंगल ऑफ, हाँ ये वाला जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, और एक एंगल होता है जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो रिजल्टेंट होता है, नॉर्मल का रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम, ये मोमेंटम है, हमें बताना है वेलोसिटी। मोमेंटम मतलब हुआ m इंटू वी, तो मास से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा वेलोसिटी होगा वो भी, तो इसको अगर हम लोग मोमेंटम लिखें m इंटू वी बराबर हो गया a प्लस वी टी प्लस सी टी का स्क्वायर। m से डिवाइड करें तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ गया a बाई एम प्लस बी टी बाई एम प्लस सी टी स्क्वायर बाई एम। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो पहला तो गलत हो गया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, अच्छा डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने जा रहे हैं तो dx बाई डी टी बराबर v, तो dx बराबर v dt, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इंटीग्रेट करोगे तो एक पावर बढ़ जाएगा, यहाँ कांस्टेंट है तो a बाई एम इंटू टी प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2m प्लस सी टी क्यूब अपान 3m, तो ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब बताना है, तो ये गलत हो गया, टाइम के इंडिपेंडेंट नहीं है, टाइम पे डिपेंड करेगा। फोर्स वेरीज विद टाइम इन क्वाड्रेटिक मैनर, फोर्स, तो फोर्स होता है
डी बाई डी टी, यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे p को, तो p को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो पहला 0, bt का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो b, और ct स्क्वायर को करेंगे तो 2ct। अब क्वेश्चन में फोर्स वैरी विद टाइम इन क्वाड्रेटिक मैनर गलत है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पहला ये भी गलत हो गया। फोर्स इज डिपेंड लीनियरली ऑन टाइम, तो इसका मतलब चौथा आंसर सही होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बॉक्स इज मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बाई मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर, डिस्टेंस मूव बाई बॉडी। तो F इक्वल टू हम लोग लिखते हैं P इक्वल टू F डॉट बी, F को लिखेंगे M इंटू ए इंटू वी, ए को लिख सकते हैं V डी बी बाई डी एक्स इंटू वी। तो यहाँ पर P बाई M इधर ले जाओ और dx इधर लिखेंगे, बराबर हो गया m तो इधर चला गया v स्क्वायर, b से b स्क्वायर और dv, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हो गया p बाई एम dx, तो x हो जाएगा, और v स्क्वायर को लिखेंगे b क्यूब बाई 3, b क्यूब बाई 3, ठीक है ना। अच्छा, हमको टाइम के रिस्पेक्ट में लिखना है, टाइम के रिस्पेक्ट लिखना है तो जो हमारा एक्सेशन है वो dv बाई dt करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में लिखना है। चलो अच्छा ठीक है, v को देख लेते हैं। यहां से v की वैल्यू जो आएगी v क्यूब बराबर आ गया 3p बाई एम इंटू एक्स, ठीक, यानी हमारा ठीक है। तो x जो है v के यहां पर v क्यूब प्रोपोर्शनल टू x है, टाइम के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में लिखने के लिए हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, P बराबर एफ बी है, F की जगह पर F को M A की जगह dv बाई डी टी लिखें, है ना, T के रिस्पेक्ट में लिखना है, कभी x के रिस्पेक्ट में पूछते हैं, कभी T के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया P बाई एम इंटू डी टी बराबर हो गया v dv, तो P बाई एम इंटू डी टी को इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन बनाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा P बाई एम इंटू टी हो गया, बराबर हो गया v स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। तो ये हटा देते हैं क्योंकि हमको x के रिस्पेक्ट में पहले टाइम के रिस्पेक्ट में लिखना होगा, तो इसको हटा दो और टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग वैल्यू लिख रहे हैं, तो इक्वेशन जो बनेगा हमारा P बराबर F डॉट बी, F को हम लोग लिख सकते हैं MA, A को लिख सकते हैं dv बाई डी टी, ठीक है। तो यहां से हमें मालूम हो गया कि जो v स्क्वायर आया, b स्क्वायर देखो ध्यान से कितना आया 2p बाई एम इंटू टी, यानी v प्रोपोर्शनल टू, ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हटा देंगे तो यहां पर आ जाएगा t का पावर 1/2। वेलोसिटी जो है t के अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1/2 है तो हमको निकालना x की वैल्यू, तो x जो होता है इंटीग्रेट करके आता है, तो इसमें एक पावर जोड़ देंगे, इंटीग्रेशन में एक पावर जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 3/2। तो दो रिजल्ट आपको याद रखना है, जो v होता है वो t की पावर 1/2 और जो x होता है वो t का पावर 3/2 होता है, तो आंसर इसका C हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 34, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बताना है। प्रोजेक्शन क्या होता है, जिसका मतलब कंपोनेंट, तो मान लेते हैं ये हमारा बी पे प्रोजेक्शन किसी का बनाना है, किसका, ए का, तो ये एंगल हमारा हो गया थीटा, तो इसका जो यहाँ पर वैल्यू आएगा यहाँ से यहाँ तक, इसी को लिखेंगे ए कॉस थीटा, ए का प्रोजेक्शन बी पे, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब हुआ ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा क्या होगा भाई, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा,
ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। ए डॉट बी करो पहले, ए डॉट बी, ए को यहां पर देखो और बी को देखो, आई आई से मल्टीप्लाई होगा, 2i माइनस आई मल्टीप्लाई होके -2 हो जाएगा, +3 मल्टीप्लाई होके प्लस का 9 हो जाएगा, और +4 -1 -4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी, बी का मॉड निकालेंगे, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये हो गया 9 और +16 25 और +1 √26। तो ये जो वैल्यू आएगा वो 2 और -4, ये 6 हो गया, -6, 9 - 6 तो बचेगा 3, तो 3/26, 3/26 राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। √3 नहीं, अंडर रूट में नहीं, सेकंड ऑप्शन होगा भाई, अंडर रूट नहीं है, ऊपर अंडर रूट नहीं है, यहाँ अंडर रूट में है, 3/26 सेकंड ऑप्शन होगा। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क एंड सर्कुलर रिंग ऑफ द सेम रेडियस अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन। देखो डिस्क का, सर्कुलर डिस्क का टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, ICM प्लस MR²। ICM होता है डिस्क के लिए हाफ MR², MR² जोड़ोगे तो 3/2 MR² हो गया, ठीक है ना, MR², ये डिस्क के लिए हो गया। अच्छा रिंग के लिए, रिंग के लिए ICM का वैल्यू MR² प्लस MR², तो जुड़े के 2 MR² हो गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में बोला है कि रेडियस ऑफ गायरेशन, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको mk² के टर्म में लिखो, तो mk1 का स्क्वायर या डिस्क का स्क्वायर लिखो, और ये वाला वैल्यू mk रिंग का स्क्वायर, ठीक है ना, दोनों को डिवाइड कर दो, m से m कैंसिल हो गया, MR² से MR² कट गया, तो ये वैल्यू आया 3/2 × 2 4। किसका वैल्यू आया, ये वैल्यू आया k डिस्क का स्क्वायर अपान k रिंग का स्क्वायर, k जहां पर रेडियस ऑफ गायरेशन है, यहाँ स्क्वायर है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं k डिस्क अपान k रिंग बराबर √3/4, √3/4 को हम लोग लिख सकते हैं √3/2, तो राइट आंसर इसका होगा चौथा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। The orbital velocity of artificial satellite in a circular orbit just above the earth is v0। just above अर्थ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो √GM/R होता है। The orbital velocity of satellite orbiting at altitude of half of the radius, तो v0 डैश बराबर हो गया √GM। अब r जो रखेंगे वो कितना रखेंगे, तो ये हो जाएगा r प्लस हाफ ऑफ द रेडियस r/2, वैल्यू आया GM अपान 3/2R, 3/2, 2 ऊपर चला गया, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा √2/3 और v0, GM/R को v0 लिख सकते हैं, तो आंसर √2/3 v0 हो जाएगा। What is the velocity of a metallic ball of radius r falling in a tank of liquid at the instant when its acceleration 1/2 of the free falling body। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो होता है 2/9 × r² × g, बॉडी का डेंसिटी माइनस लिक्विड का डेंसिटी अपान ईटा। इसमें वैल्यू पुट कर दो, g की जगह g/2 करेंगे, 2 कट जाएगा, तो v डैश जो आएगा 2/9, 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, g की वैल्यू g/2 करेंगे तो यहाँ पर 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा r²/9 × ईटा, और g की जगह g/2 हो जाएगा ना, तो g/2 से g 2 कट गया था तो g बचेगा, और डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। g के वैल्यू g/2 करना है भाई। चलो अगला है स्मॉल बॉडी ऑफ मास m
slide without friction and top of the hemisphere of radius r, height from the ground at which the body will detach. तो यहां से बॉडी डिटैच होगा, u बराबर 0 से छोड़ा जा रहा है कितनी, यहां पर मान लेते हैं जब बॉडी पहुंच गई, यहां पहुंच गई तो ये डिटैच हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग अगर देखें तो ये रेडियस होता है, रेडियस कितना है स्मॉल r। बॉडी जब यहां से डिटैच होगी तो mg नीचे लगता है, आपको मालूम है mg नीचे n ऊपर, और जो यहाँ पर एंगल बनेगा, देखो ये एंगल अगर हम लोग देखें, ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट mg का एक कंपोनेंट इधर होगा। तो फार्मूला हमारा जो बनेगा mg cos थीटा माइनस n बराबर mb स्क्वायर बाई r, ठीक है ना। n की वैल्यू 0 हो जाएगा तो cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा इक्वल टू n की वैल्यू 0, कॉन्टेक्ट छोड़ देगा तो cos थीटा इक्वल टू m से m कट गया, b स्क्वायर बाई आर जी होता है, ठीक है ना। b स्क्वायर बाई आर जी यहाँ पर आ जाता है। हमें क्वेश्चन में निकालना है हाइट की वैल्यू। अब यहाँ से हाइट कैसे निकालेंगे, कितने हाइट पे डिटेच होगा, तो ये जो हमारा हाइट है ये वाला वैल्यू यहाँ, तो पूरी r है और ये h है, तो जो h की वैल्यू होगी वो हमें निकालना है। पूरे में से अगर हम लोग ये वाला वैल्यू निकाल दें तो ये हमें h का वैल्यू आ जाएगा। तो जो h आता है वो 2r/3 आता है। cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या आता है 2r/3, ठीक, h की वैल्यू 2r/3 आती है। और cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ 2r/3 रखो, v की जगह, r की जगह 2। अच्छा, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से वेलोसिटी का फार्मूला निकाल सकते हो, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g, और यहाँ से ये हाइट ये वाली पूरी r है, पूरी r है और नीचे वाली h है, तो r माइनस h, ये b स्क्वायर का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अंडर b स्क्वायर b की वैल्यू आ गई, अंडर रूट 2gh, h की जगह r माइनस h, ठीक। तो वेलोसिटी की यहाँ से वैल्यू रख दो, तो स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, 2gr माइनस h, g से g कट जाएगा और 2r माइनस h, h की जगह 2r/3 रखेंगे। तो cos थीटा की भी वैल्यू याद रखो भाई, देखो cos थीटा के कितना आ जाएगा, b की जगह अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 2gr माइनस h अपान आर जी, जी से जी कट गया, 2r माइनस h, h बराबर 2r/3 रखेंगे। तो cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा अगर हम लोग निकालें, एंगल किस एंगल पे ये जो है डिटैच होगा तो ये भी निकाल सकते हैं। तो 2r माइनस 2r/3 और नीचे क्या रखोगे r, तो ये हो गया 3r माइनस 2r, तो बचेगा r और r कट जाएगा 2/3। तो यहाँ पर जो cos थीटा आता है वो आता है 2/3। तो cos थीटा की वैल्यू 2/3 होती है और जो हाइट होता है वो 2r/3 होता है यहाँ पर। तो आंसर इसका थर्ड आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक क्यूबिकल ब्लॉक रेस्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 1/√3। तो म्यू बराबर है 1/√3। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इनकम सो दैट ब्लॉक जस्ट स्लाइड डाउन। तो जस्ट स्लाइड डाउन मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज की बात किया जा रहा है। तो म्यू बराबर क्या लिख सकते हैं tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो गया 1/√3, तो थीटा इक्वल टू हो गया हमारा 30 डिग्री। पहला आंसर सही होगा। चलिए अगला करते हैं। ए 0.5 किलोग्राम बॉल मूविंग विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए हार्ड वॉल, एंगल ऑफ 30 विद वॉल। ये एंगल जो दिया है वॉल के साथ एंगल दिया है, यानी कि जो ये अगर हम लोग दीवार बनाएं और बॉल इसमें टकराएगी, ऐसे टकराएगी, तो ये एंगल क्वेश्चन में दिया है 30 डिग्री। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब ये हमें बताना है, तो इधर जो कंपोनेंट आएगा, इधर कॉस इधर साइन आएगा, तो फोर्स जो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम हो जाएगा
एम बी साइन थीटा और एम बी साइन थीटा इधर, तो दो मिलके 2 एम बी साइन थीटा अपान टी। तो जब एंगल वॉल के साथ दिया आएगा तो साइन का आएगा, और जब नॉर्मल के साथ एंगल दिया होगा तब वो कॉस में आएगा। फोर्स की वैल्यू निकालना है 2, एम की वैल्यू क्वेश्चन में है 0.5, वेलोसिटी की वैल्यू 12, साइन 30 की वैल्यू √3/2 और टाइम का वैल्यू क्वेश्चन में 0.25 है। ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, पॉइंट से ये और अच्छा साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता भाई। साइन 30 यहाँ पर रखना, हमने 60 का वैल्यू रख दिया। साइन 30 का वैल्यू कितना था 1/2, 2 से ये 2 कट गया तो 12 × 2 24 न्यूटन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 41। इसके वेलोसिटी ए एंड बी पे दे रखा है और डेंसिटी का वैल्यू सेम है। इसके वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस इनटू डेंसिटी होता है। ठीक है ना। तो डेंसिटी की वैल्यू सेम हो गया तो इसके वेलोसिटी ए की अपान इसके वेलोसिटी वी, ये आ जाएगा रेडियस ऑफ ए अपान रेडियस ऑफ बी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कितना है, ए एंड बी हैव द सेम मटेरियल तो डेंसिटी सेम हो गया, और ट्वाइस ए का रेडियस 2 गुना है तो 2r अपान r, r से r कट गया 2 गुना हो गया तो इसके वेलोसिटी 2:1 हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन। देखो ये क्वेश्चन कई तरीके से लगा सकते हो। इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो इसको टैली करो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gx या 2gs है ना। तो अगर हम लोग v की वैल्यू लिखें तो अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2g की जगह यहाँ पर a लिखेंगे, एक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो 2a इंटू एक्स ऐसे दिखे। अब इससे कंपेयर करो तो u स्क्वायर की वैल्यू हमारी 180 है। ठीक है ना। और ये 16 जो है वो 2a का वैल्यू है, यानी 2a = है हमारा 16, तो a = हो जाएगा, अच्छा -16 है, 2a का वैल्यू -16 है तो a का वैल्यू हो जाएगा -8। -8 इसका राइट आंसर होगा। चलो अगला 43, वर्क डन बाई फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स है तो वेरिएबल फोर्स में वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ f dx, माइनस बाहर कर लो 6x³ का इंटीग्रेशन करेंगे, dx से इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट जो लगाना है वो हमें लगाना है किससे, -4 से -2 तक। ठीक है, माइनस बाहर हो गया, 6 बाहर हो गया, x³ का इंटीग्रेशन x का पावर 4/4, ये हमारा वैल्यू आया। लिमिट होगा लोअर 4 अपर -2। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा -6 बाहर करो, 4 बाहर करो, लिमिट रखने जा रहे हैं x की पावर 4, तो -2 की पावर 4, -2 की पावर 4 माइनस लोअर लिमिट है हमारा 4, तो 4 की पावर 4 ये रखेंगे। -6/4 को लिख सकते हैं -3/2, 2 की पावर 4 माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 हो गया, और -4 का पावर 4 ये हो गया 256, तो ये हो गया 256 है ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 से ये वैल्यू कट जाएगा, ये 240 हो जाएगा, यानी 360 इसका आंसर आ जाएगा। पहला आंसर सही होगा भाई। 44, लिक्विड ड्रॉप डायमीटर d ब्रेक्स इनटू 27 स्मॉल ड्रॉप ऑफ इक्वल साइज रेट सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड दिया, चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो चेंज इन सरफेस एनर्जी डेल्टा E, फार्मूला हमने आपको बताया था 4πr² इंटू सरफेस टेंशन n का पावर 1/3 - 1। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 4πr²। अच्छा अब डायमीटर दिया है तो रेडियस बराबर होता है डायमीटर बाई 2, तो रेडियस जहाँ है वहाँ डायमीटर लिखो, तो d² / 4 हो गया,
इंटू सरफेस टेंशन को यहाँ पर सिग्मा लिखा है, एन यहाँ पर लिखेंगे 27 का पावर 1/3 -1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 से 4 कट गया, पाई डी स्क्वायर सिग्मा 27 का 1/3 करेंगे 3 -1 ये 2 आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा 2 पाई डी स्क्वायर इंटू, यानी कि आंसर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 लास्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m इज सफर वन डायमेंशन मोशन, ये मास m है, इसकी वेलोसिटी और इलास्टिक कोलिजन है, अननोन मास है न्यूक्लियस का, इसका मास कैपिटल M मान लिया, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं u, और जब इससे टकराता है तो जो इसकी वेलोसिटी है ये रिटर्न हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी 75% यहाँ पर लॉस कर जाता है। तो बताना है अननोन का मास क्या होगा, इसका मास कितना होगा। वन डायमेंशन मोशन में पहले तो जो काइनेटिक एनर्जी है ये हमारी मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी v1 है और जो न्यूक्लियस होगा उसका वेलोसिटी मान लो v2 है। ये रिटर्न हो गया, जो टकराया तो ये वापस यही वापस हो गया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई। फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी वो कितनी रह गई, 25% रह गई, क्योंकि 75% लॉस हो गई तो 25% इनिशियल का बचा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m(u²), ठीक है ना। तो 25% का मतलब हुआ 25/100। सॉल्व करेंगे इसको तो 1/4 1/8, और अगर हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 का स्क्वायर बराबर हो गया 25/100 1/4 इंटू हाफ mv(u²), ठीक है ना। हाफ m से हाफ m कैंसिल हो गया, वेलोसिटी 1/4 हो गई। वेलोसिटी का v1 की जो वैल्यू आई वो हमारी आ गई u/2, आधी रह गई, वेलोसिटी आधी रह गई, काइनेटिक एनर्जी 25% बची तो वेलोसिटी कितनी रह गई, आधी रह गई u/2। चलो वेलोसिटी का इक्वेशन लिखो, v1 बराबर u1 m1 माइनस m2 प्लस 2m2 u2 अपान m1 प्लस m2। ये इलास्टिक कोलिजन में पहले वाले की वेलोसिटी लिखेंगे। जो वेलोसिटी है वो रिटर्न हो रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो v1 की जगह u/2 रखेंगे, u1 ऐसे रहने दो, m1 की जगह m कैपिटल, m2 की जगह कैपिटल M, और ये रेस्ट में है तो ये पूरा वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M। u1 से u1 कट गया, ये u1 जो u है वही कट गया तो यहाँ माइनस हो गया, माइनस ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m प्लस कैपिटल, ये ऊपर जाके माइनस माइनस हो जाएगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस m माइनस कैपिटल M बराबर 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा 2m माइनस का 2 कैपिटल M, ठीक है। माइनस m इधर आके प्लस m हो जाएगा तो 3 स्मॉल m माइनस 2m इधर प्लस 2m माइनस m हो गया, कैपिटल M हो गया। कैपिटल M का वैल्यू 3m होगा, आंसर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन अच्छा भाई, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था तो इसको जरूर करके जाना। तो आज का ये हम लोग का फिजिक्स का डिस्कशन कंप्लीट हुआ, उम्मीद है डिस्कशन अच्छा लगा होगा। आप लोग इसमें जो भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा या आके क्लास में पूछिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले टेस्ट में।